कि हमारे देश में टोबैको, गुटखा, खैनी ये इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे कि चिप्स और कुरकुरे के पैकेट मिल रहे हैं। मेरे फादर ने मुझे केवल एक सेंटेंस बोला कि बेटा अगर आपने ये ब्रांच ले ली है, अपने मन से ली है, तो पैसा कमाने की मत सोचो। इतनी दुआ कमाना कि तुम्हारे सामने अमीर से अमीर आदमी फकीर नजर आए। ऑलिव ऑयल को जब आप हीट करते हैं तो उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कहीं आपको लगता है कि लैक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से मिसिंग है? तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पोर्ट्रे किया जाए कि कैंसर का इलाज संभव है, बशर्ते ये सही स्टेज पे पता चल जाए, अर्ली स्टेज पे पता चल जाए। और अगर हम ये सोचें कि केवल एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर होता है तो हम बहुत ज़्यादा गलत हैं। कैंसर के कितने टाइप का होता है? समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनने अगर अपने घर में किसी को खोया है कैंसर से तो वो अपने लिए भी बहुत डरे रहती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना टेस्ट कराती हैं, उनको ये डर लगता है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए। आनंद पिक्चर में दिखाते हैं कि मरीज अपनी बीमारी से तो मर ही रहा है, दवा से भी मर रहा है। जिस स्टेज की बीमारी का इलाज इंडिया में संभव है उनका बाहर भी संभव है। अगर लंग कैंसर डायग्नोज हो गया तो हम दिनों और महीनों में लाइफ बताते थे पेशेंट्स की, अब वही पेशेंट सालों जी रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा जो कैंसर की गांठ होती है, कैंसर के जो घाव होते हैं, वो शुरू में उनमें दर्द नहीं होता है। हर प्रोफेशन में बुरे लोग हैं, किस प्रोफेशन में नहीं है, और उतने ही % लोग डॉक्टरी में भी बुरे हैं। आपका परिवार में एक कैंसर का पेशेंट होता है, हमारा तो परिवार ही कैंसर के पेशेंट्स का है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग टॉपिक्स में बात होने के बाद राजनीति में हमने बात कर ली, किताबें में बहुत बात हुई, कविता में बात हुई। एक जो डेली लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो होता है हेल्थ। स्वास्थ्य अगर ठीक है तो ज़िंदगी ठीक है। मुझे लगा कि स्वास्थ्य के इर्द गिर्द भी बात होनी चाहिए। जो हमारा नया इनिशिएटिव है बिग जर्नी, जिस भी वर्टिकल में लोग पंक्ति की तरफ बैठे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको देख कर लोग प्रोत्साहित होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनके जरिए उनकी कहानियाँ और वो जिस भी वर्टिकल में काम कर रहे हैं वो कहानियाँ लोगों तक पहुँचे। अगर दूसरी तरफ बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति की लाइफ भी उससे चेंज होती है तो हमें लगेगा कि हमारा प्रयास सार्थक है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में HOD हैं कैंसर की। बाकी इनकी क्या कहानी है हम इन्हीं से जानेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कविशाला में। आगे बढ़ने से पहले आपकी डॉक्टर बनने से पहले की क्या कहानी है, आपकी क्या जिंदगानी है, वो अगर आप दर्शकों के लिए साझा कर पाएँ। देखिए, मैं बहुत छोटे से शहर से आती हूँ। छोटा है बट बहुत ज़्यादा फेमस शहर है, झांसी से आती हूँ। मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर थे और मैं उनकी इकलौती संतान थी। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर की सुपुत्री होने के नाते डॉक्टर बनना था। सब डॉक्टरों के बेटे उस समय, बच्चे उस समय डॉक्टर ही बनते थे। मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट था बट मेरी माँ ने मुझे बोला कि देखो, लड़कियों के लिए 2 ही 3 जॉब्स होते हैं, या तो वो डॉक्टर बन जाए, या तो वो IAS बन जाए, या वो टीचर बन जाए। तो मैं बायो अच्छा था मेरा, क्लास 10th में मैं ऑल इंडिया मेरी रैंक 2 थी। तो फिर ये हुआ कि बायो लिया जाए और डॉक्टरी की तैयारी की जाए, और डॉक्टरी में सिलेक्शन भी हो गया। MBBS करने के बाद जब PG करने की बारी आई तो ये हुआ, मेरा साइकियाट्री में बहुत इंटरेस्ट था। मेरे फादर एक रेनाउंड साइकियाट्रिस्ट थे बुंदेलखंड रीजन के, और कानपुर से लेके भोपाल तक और आगरा तक उस तरफ उनका वो अकेले, एक ज़माने में एक अकेले साइकियाट्रिस्ट हुआ करते थे। तो हमारे घर में मेला लगता था लोगों का। तो और मुझे इंटरेस्ट भी था साइकियाट्री, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साइकियाट्री बहुत कुछ साइकोलॉजी और लिटरेचर से जुड़ी हुई है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो जो आपके शेर व शायरी हैं ये कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी और आपके साइकियाट्रिस्ट बेंट ऑफ माइंड उस पर टच कर जाते हैं। तो सोचा था कि साइकियाट्री लेंगे और साइकियाट्री मिल भी गई। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में MD साइकियाट्री ज्वाइन की। अब जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हर जगह पापा, क्योंकि वर्ल्ड फेम के साइकियाट्रिस्ट थे, उनके नाम की चर्चा, उनके नाम के जर्नल्स, केस प्रेजेंटेशन हो रहा है तो पापा के जो केस पापा ने पब्लिश किए उनके आधार पे हो रहा है। जर्नल क्लब हो रहा है तो पापा का आर्टिकल उसमें प्रेजेंट हो रहा है। तो हमें ये लगा कि हम शायद पापा की छवि से या शैडो से निकल ही नहीं पाएंगे कभी। हम हमेशा डॉक्टर GD शुक्ला की बेटी बनकर ही रहेंगे। तो
हम छोड़ाए उस ब्रांच को वहाँ पे। इत्तेफाकन समय दो काउंसलिंग होती थी, एक स्टेट की होती थी और एक सेंटर की होती थी। तो जो स्टेट की काउंसलिंग हुई उसमें लखनऊ जब गए तो मेरी मदर ने बोला कि गायनी ले लेना, क्योंकि साइकेट्री तुमने छोड़ दी है। और मेरी मदर गायनिकोलॉजिस्ट हैं और लड़कियों के लिए गायनी बड़ी अच्छी सब्जेक्ट मानी जाती है, तो बोला गया कि गायनिकोलॉजी ले लेना। वहाँ जाके मुझे पता नहीं क्या हुआ क्योंकि मैंने अपने बाबा को बहुत अर्ली एज में खोया था। 42 इयर्स की एज में वो कैंसर, लैरिंक्स से, थ्रोट के कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी जब पापा मेरे फर्स्ट ईयर MBBS में थे। और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी PG की, तब मेरे मामा की डेथ हो गई CA स्टमक से। तो मैंने वहाँ जाके रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑप्ट कर दी। उसके बाद जब घर लौट के आई तो 3 महीने तक मेरी मम्मी ने मुझसे ढंग से बात नहीं की कि तुमने इतनी नेगेटिव ब्रांच उठा ली है, तुम कभी पॉजिटिव चीज़ उसमें देखोगी ही नहीं, हमेशा नेगेटिविटी रहेगी और डिप्रेशन का माहौल रहेगा। मेरे फादर ने मुझे केवल एक सेंटेंस बोला कि बेटा अगर आपने ये ब्रांच ले ली है, अपने मन से ली है, तो पैसा कमाने की मत सोचना, इतनी दुआ कमाना कि तुम्हारे सामने अमीर से अमीर आदमी फ़कीर नज़र आए। बस वही लेके हम चल पड़े, दिल्ली आ गए। टाटा मेमोरियल के बाद एजुकेशन के बाद दिल्ली आए। दिल्ली में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और एक कैंसर अवेयरनेस की, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए, अर्ली ट्रीटमेंट के लिए एक मुहिम सी अकेले शुरू की है। और धीरे धीरे आप जैसे लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपके ट्वीट्स हम देखते रहते हैं, जिस आसान भाषा में जो अवेयरनेस है कि लोगों को चीज़ें पता चलनी चाहिए कि कहाँ पे नॉलेज ऑफ लैक है सोसाइटी में, अभी वो कहीं फिल करने की कोशिश आप इन ट्वीट्स के जरिए, इस इन्फॉर्मेशन के जरिए जो कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। मैम आगे बढ़ते हैं, जो आपका एक्सपर्टीज है उसमें हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर चूँकि आप एक डॉक्टर हैं, एक इंडिविजुअल को जिसको हेल्थ से कोई मतलब नहीं है ना, उसको आपको बताना हो कि हेल्दी लाइफ क्या होती है, और साथ में अगर आपके तरफ से कुछ बेसिक्स कि ये 5 चीज़ें, 10 चीज़ें, 2 चीज़ें, 20 चीज़ें, जितनी भी बेसिक्स हैं कि डेली रूटीन में उसको फॉलो ही करने हैं, वो अगर आप बता पाएँ। मुझसे ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है और OPD में जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, उनके संग जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके जो परिवार वाले होते हैं, वो मुझसे ये बात बहुत बार पूछते हैं। और कई बार मैंने सोचा मैं इस चीज़ का कैसे जवाब दूं। तो मुझे एक चीज़ बहुत सरल भाषा में ये समझ में आई है कि जो हमारी नानी दादी जिस तरीके से रहते थे, वो हमको जीवनशाला अपनी अपनानी है। जिस तरीके से वो सुबह भोर में उठते थे तो अपना कोशिश करते थे कि अपना सारा काम दिन डूबने से पहले निपटा लें, एडिक्वेट स्लीप पैटर्न हो, रेगुलर डिसिप्लिन लाइफ हो। उसके बाद जो सीजनल खाना होता था, खान पान, वो खाया जाता था। उस समय एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, एग्जॉटिक फ्रूट्स, एग्जॉटिक ऑयल्स, इस सब का चलन नहीं था, है ना। जो पकाने के जिस बर्तन में पकाते थे वो या तो मिट्टी के होते थे या एल्युमिनियम के होते थे, जो भी, या कॉपर के होते थे, जो कि हमको ईजिली जो तत्व हमको अपनी जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पे मिलते थे। तो क्योंकि नेचर ने हर चीज़ ऐसे डिफ़ाइन की है कि हमारा खाने का तरीका, हमारा खाना पकाने का तरीका जिस तरीके का है, उसी तरीके का तेल हमारे आसपास मिलता है। जैसे सरसों का तेल है, कितना भी लोग राइस ब्राइन ऑयल, ऑलिव ऑयल, तमाम तरीके के ऑयलों की बात करते हैं, बट अगर आप उनका बॉइलिंग पॉइंट और हमारे खाना बनाने की पद्धति को देखें, शैली को देखें, तो जो सबसे अच्छा फिट होता है उसमें होता है मस्टर्ड ऑयल, जो हम लोग कड़वा तेल जिसको साधारण भाषा में कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो देसी घी, जो हम लोग आमूमन अपनी खान पान में यूज़ करते रहे हैं, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। ऑलिव ऑयल को जब आप हीट करते हैं तो उसमें से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो हमारे खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, सीजनल फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का यूज़ होना चाहिए। ये जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर्ड और रखी हुई और कहीं से लाई जा रही है और उनको फ्रेश दिखने के लिए उसके ऊपर तमाम चीज़ की छिड़काव हो रहा है, वो सब चीज़ों से बचना चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए, क्योंकि प्लास्टिक का जो रिसाव होता है, जो केमिकल्स जिससे प्लास्टिक बनता है, जब आप उसमें सामान रखते हैं या उस सामान को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, तो उसमें रिसाव होता है उस केमिकल का, वो लीचिंग, और वो आपके खाने में आ जाती है। उसकी वजह से फिर कार्सिनोजेनिक उसका इफेक्ट हो जाता है।
तो ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी है। हाँ, ये है कि पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम इस समय रह रहे हैं। हाँ। अभी आप देख रहे हैं कि बाहर हमारा दिल्ली का कैसा एनवायरनमेंट है, और अगर हम ये सोचें कि केवल एयर पोल्यूशन से लंग कैंसर होता है तो हम बहुत ज़्यादा गलत हैं। बॉडी का हर एक कैंसर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा क्वालिटी ऑफ एयर से इफ़ेक्ट हो रहा है। वाटर पोल्यूशन देखिए, जो वो ही पानी है जिसमें आर्सेनिक का लेवल इतना ज़्यादा है, क्योंकि एफ्लुएंट्स उसमें आके मिल रहे हैं, सुवेज आके मिल रहे हैं अनट्रीटेड, तो आर्सेनिक इतना ज़्यादा है। वही पानी से जो उसके आसपास खेत की सिंचाव हो रहा है, वही पेस्टिसाइड्स उसमें लीच होके जा रहे हैं, वही पानी उनको दिया जा रहा है। तो हमारे फ्रूट्स में भी और वेजिटेबल्स में भी आर्सेनिक का क्वांटिटी बढ़ गया है, और उसको हम जब ले रहे हैं तो वो कार्सिनोजेनिक का इफेक्ट हो रहा है। जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अंकुर जी, जो मैं कई बार बोलती हूँ ट्विटर पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं बोलती हूँ कि हमारे देश में टोबैको, गुटखा, खैनी, ये इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे कि चिप्स और कुरकुरे के पैकेट मिल रहे हैं। जिस जगह पे दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है हमारा, उसके इर्द गिर्द तमाम स्कूल हैं, तमाम अस्पताल हैं, और हर 10 कदम पे आपको गुटखा, खैनी मिल रहा है। टोबैको चिप्स के और कुरकुरे के पैकेट टंगे हैं, उसी के संग टोबैको के पैकेट टंगे। तो हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है, अपनी जो जनरेशन है, उसको इतना एक्सपोजर दे रहे हैं, और ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी है टोबैको की, उसको इतना नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं खान पान में कि समझाना मुश्किल हो रहा है कि उसकी कितने गलत परिणाम होंगे। ओके, एक्चुअली आपने बात की जिस तरीके से अवेलेबिलिटी है, वो चाहे गुटखे हो, पान मसाला हो, इसके पहले हम बात भी कर रहे थे। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें गवर्नमेंट का किस तरीके से रोल आप देखते हैं, चूँकि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस बीमारी के लिए आप लड़ रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो गुटखे, पान मसाले बिल्कुल बैन होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए। एक गवर्नमेंट वाला रोल हो गया। दूसरा, ऐसे लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद उनके लाइफस्टाइल की, जैसा उनका लाइफस्टाइल है वैसा वो लाइफस्टाइल अपना बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जिस समय पे गुटखा बेच रहे हैं, पान मसाला बेच रहे हैं, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पूरे सर्कल को आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके के नॉर्म्स आने चाहिए, या नॉर्म्स हैं जो लोगों को नहीं पता है? अगर आप वो बता पाएँ। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स हैं भी वो उतनी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, है ना। स्कूल्स के दायरे में आपके गुटखे की दुकानें हैं, तंबाकू की दुकानें हैं, हॉस्पिटल के दायरे में आपके गुटखे की, तंबाकू की दुकानें हैं। ये तो केवल फेलियर है कि आपने जो रूल्स लगाए हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। मैं जब भी टोबैको के अगेंस्ट बोलती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि उनका क्या होगा, जिनका जीवन का धैर्य वही है, जिनकी अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम वही है। तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। कल को आप टेररिज्म को जस्टिफाई करेंगे कि ये उनका सोर्स ऑफ अर्निंग वही है। आपको उनको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बना के देनी होगी, इन अ फेस्ड मैनर देनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा प्रयास मांगता है। ये आप सोचें कि ओवर अ पीरियड टाइम हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्शन की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है, जो मैं कहती हूँ कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हमसे बहुत प्यार मिला है ना, और उस प्यार के संग कुछ थोड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उनको उस प्यार की वजह से बहुत पावर भी मिला है, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है। जो इतनी आसानी से सेलिब्रिटीज़ हमारे टोबैको के, गुटखा के, तंबाकू के ऐड कर रहे हैं, वो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स नहीं समझ रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली हमारे जनरेशन को ये दिखा रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है, विच इज़ रॉन्ग। मेरा बच्चा जो है 6 साल 7 साल की उम्र से ज़ुबा केसरी समझता था, जिसको शायद सारे चॉकलेट्स का नाम नहीं पता होगा, उसको ज़ुबा केसरी पता था। तो आप ये देखिए कि कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। मैं जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले शेयर कर रही थी कि पिछले वीक मैं इजिप्ट में थी, कायरो में। एक जैसे हमारा चांदनी चौक है वैसा एक बाज़ार था, उसमें हम घूम रहे थे। वहाँ पे एक यंग सा लड़का आया, 22, 23, 24, 25 साल का आप जैसा यंग लड़का। वो आके मुझसे थोड़ी देर में कहता है सेनोरिटा। तो पहले हमें समझ में नहीं आया कि वो मुझसे क्या बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद आया, उसके बाद कहता है अमिताभ बच्चन।
फिर हमें थोड़ा समझ में आया कि ये हमें बताना चाह रहा है कि अमिताभ बच्चन को ये जानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आया कहता है कि शाहरुख खान। तो हमें ये समझ में आया कि हमारे बॉलीवुड का कितना ज़्यादा लोगों में अप्रोच है। अक्रॉस कंट्रीज इंटरनेशनली पीपल रिकॉग्नाइज बॉलीवुड एंड बॉलीवुड फिगर्स। तो आप ये सोचिए कि उनका अगर वो तंबाकू गुटखा बेचेंगे या उसका प्रमोशन करेंगे तो उसका कितना ही परिणाम होगा। और यही अगर वो एंटी टोबैको कैंपेन करें तो आप ये देखिए कि उसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। तो हमें अपने उस सेलिब्रिटी हुड को पॉजिटिवली यूज़ करना है। पैसा, मुझे नहीं लगता इन लोगों के लिए पैसा ज़्यादा मायने रखता है। इन लोगों ने इतना पैसा इन लोगों के पास हो गया कि मुझे नहीं लगता कि ये पैसे के लिए ये काम किया जा रहा है। तो दूसरा जो आपने कहा कि लोग जो कि फिटनेस से एसोसिएटेड हैं, मेरे को लगता है आप जो बोलना चाह रहे हैं वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को लेके बोलना चाह रहे हैं। अब हाल ही में हमारे कई सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ मतलब जिनके लिए हमारे पास इमेंस रिस्पेक्ट था। मेरे पर्सनली तो मैं बोलूँगी कि बहुत रिस्पेक्ट था, एंड जो कि लाइफस्टाइल और फिटनेस के ऊपर उनकी बातों को हम लोग कितना मानते थे और सुनते थे कि वो कैसे अपनी बॉडी को इतना फिट रख रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या कैसे जगते हैं, क्या पीते हैं। और अगर वो टोबैको का प्रमोशन करने लगें तो आप सोचिए कि उसका कितने बुरे वो होंगे, असर होगा। तो ये थोड़ा दुखद है और काफ़ी डिस्करेजिंग है। बिल्कुल, मुझे लगता है इस पे काम होना चाहिए। जिस भी विंग में या जिस भी पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, जो जितना इस डिज़ीज़ के लिए, इस बीमारी के लिए जो भी बुराइयाँ हैं जिनकी वजह से भी हो रहा है, वहाँ पे जहाँ जिस लेवल पे रोक लगाई जा सकती है रोक लगानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मैम। एक हमेशा से हर इंडिविजुअल के अंदर एक ना भ्रम बोलूँगा, भय नहीं भ्रम रहता है, और वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स की तरफ से भी होता है। मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ कि कुछ 2018 की बात है। मेरे फादर थे, KGMC लखनऊ में एडमिट थे। कुछ इन्फेक्शन था बॉडी में, यूरिन ब्लैडर में उनकी, तो कुछ बहुत लगभग 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट चला। डॉक्टर ने एक टाइम बोला इनको कैंसर है ना। मैंने तो क्या किया, मैंने चेक कराई, बहुत जगह रिपोर्ट हुआ, क्रॉस चेक हुआ, दिल्ली में दिखाया, मुंबई में दिखाया, उसमें ये निकला कैंसर नहीं है। नॉर्मल जो इन्फेक्शन की जो भी दवाइयाँ थी वो दी, वो क्लीन हुआ, अभी ठीक है। वो हो सकता है मेरी जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता है वहाँ पे जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते या लोगों तक पहुँच नहीं पाता, तो उसके अंदर एक ये भ्रम से भय उसके अंदर घुस जाता और वो हो सकता है उसका सॉल्यूशन ना निकाल पाए, तो किसी दूसरे जोन में चला जाता। डिप्रेशन है, बहुत सारी बीमारियाँ और लग जाती साथ में। एक फैमिली मेम्बर तो ऑलरेडी परेशान है और जो लोग साथ में वो लोग और परेशान हो जाते। तो कहीं आपको लगता है कि लैक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं से मिसिंग है? देखिए, बहुत कई लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हमारे यहाँ अवेयरनेस, जो कैंसर अवेयरनेस है वो जितना होना चाहिए वो है नहीं। ठीक है, अगर हम तो अभी मेट्रोज में बैठे हैं, ठीक है, बी लेवल टाउन्स में शायद होगी, बट अगर आप अंदर जाइए कस्बों में, गाँव में, तो कैंसर को वो एसोसिएट करते हैं लाइफ सेंटेंस हो गया, उनका डेथ सेंटेंस हो गया। मतलब आपको अगर कैंसर डायग्नोज हो गया तो मतलब कि अब आपकी मृत्यु तो निश्चित है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई है कि कैंसर का ट्रीटमेंट है। ठीक है, दूसरा, लोगों को क्या डर लगता है कि अब लोगों ने पिक्चरें देखी होती हैं जैसे आनंद, तो आनंद पिक्चर में दिखाते हैं कि मरीज अपनी बीमारी से तो मर ही रहा है, दवा से भी मर रहा है। तो लोगों को दवा लेने में, ट्रीटमेंट लेने में भी बहुत डर लगता है। कई लोगों को लगता है कि ठीक है, डायग्नोज हो गया, अब ठीक है, अब तो जाना ही है, तो क्या करना है, इलाज लेके। मैं ये समझाना चाहती हूँ और मैं ये हर प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, जहाँ पे भी जाती हूँ, मुझे मीडिया और बॉलीवुड का सपोर्ट चाहिए। मुझे एक मतलब कई चीज़ें ना आप इनडायरेक्टली मैसेजेस कन्वे करते हैं, एंड उसमें मीडिया और बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ होता है। जितना अप्रोच इन लोगों की है उतनी हमारी एज डॉक्टर्स नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये पोर्ट्रे किया जाए कि कैंसर का इलाज संभव है, बशर्ते ये सही स्टेज पे पता चल जाए, अर्ली स्टेज पे पता चल जाए। दूसरा, जो अब मॉडर्न थेरेपीज़ हैं, जो अब आज के ज़माने में, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो सर्जरी हो, वो इतना एडवांस हो चुका है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं।
और जो होते भी हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो वापस हो जाते हैं। जैसे आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो जो भी आपको दिक्कत हुई होती है वो रिकवरी हो जाती है। जैसे बाल झड़े होते हैं जिनके, तो वो वापस आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। दूसरा, मीडिया में क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके कई रीजंस होते होंगे, मैं उनसे इस बारे में वो नहीं रखती हूँ कि वो बाहर जाके इलाज करवाते हैं। तो उनका बाहर जाके इलाज कराने का रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको प्राइवेसी चाहिए होती है, बड़ी सारी चीज़ें, अलग भी रीजंस हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना। बट लोगों में जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि जो बाहर जाके विदेश, अमेरिका नहीं जाएं या लंदन ना जाएं तो वो उनका इलाज ही नहीं हो सकता कैंसर को, क्योंकि इस बीमारी का इलाज केवल विदेशों में संभव है। तो मैं ये चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से कि प्लीज़ आप इस चीज़ को एम्फसाइज करिए। जिस स्टेज की बीमारी का इलाज इंडिया में संभव है उनका बाहर भी संभव है। जिनका इलाज इंडिया में संभव नहीं है उनका बाहर भी संभव नहीं है। तो आपको डरना नहीं है। अगर कैंसर का आपका डायग्नोसिस बना है तो आपको घबराना नहीं है। इस समय जितना भी रिसर्च चल रहा है कैंसर को लेके, वो या तो कैंसर को ठीक करने के लिए चल रहा है, नहीं तो उसको क्रॉनिक डिजीज़ में तब्दील करने के लिए चल रहा है। जैसे डायबिटीज़ होती है, बीपी होता है, थायराइड होता है, ठीक है, हो गई बीमारी हो गई, उसके बाद आप दवा खाते रहते हैं, अपना नॉर्मल ज़िंदगी अपनी लीड करते रहते हैं, जीते रहते हैं। यही कैंसर में भी होने वाला है। या तो आप एकदम ठीक हो जाएंगे या फिर आपको ऐसी कोई दवा होगी जो आप खाते रहेंगे और आपकी डिजीज़ कंट्रोल रहेगी। लंग कैंसर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। लंग कैंसर जहाँ पे जब मैं पढ़ रही थी उस समय अगर लंग कैंसर डायग्नोज हो गया तो हम दिनों और महीनों में लाइफ बताते थे पेशेंट्स की। अब वही पेशेंट्स सालों जी रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि वो दवाएं थोड़ी महंगी हैं, जो थोड़ी क्या काफ़ी महंगी हैं, बट जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता जाएगा वो दवाएं इंडिया में भी बननी शुरू हो जाएंगी और फिर वो इलाज का जो खर्चा है वो कम होता जाएगा। तो एक तो घबराना नहीं है, स्क्रीनिंग करवानी है। स्क्रीनिंग के बारे में लोगों को, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को स्क्रीनिंग के बारे में नहीं पता है। मैं आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा कि स्क्रीनिंग क्या होती है। फीमेल्स में कौन सी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, मेल्स में कौन सी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, कौन सी एज से शुरू होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट को अपने जैसे ना सॉफ्ट मैसेजेस जाते हैं, मीडिया के थ्रू जाते हैं, बॉलीवुड के थ्रू जाते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए और स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो करना चाहिए। दूसरा, कैंसर वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। तो उस पर हमको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कैंसर सर्विक्स एक चीज़ है जो हम ख़त्म कर सकते हैं वैक्सीनेशन के ज़रिए, तो उस पर हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अच्छा, एक हमारी थोड़ी मेडिकल एजुकेशन की भी हमारी थोड़ी कमी है कि जो हमारे MBBS में जो पाठ्यक्रम है उसमें ऑन्कोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। जो मेडिकल बीच में आया था MCI का कि हर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी सेंटर होगा, अब वो ऑप्शनल में डाल दिया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाया जाए कि कैंसर, जैसे आप बता रहे हैं कि लखनऊ में आपको बोला गया कि ये कैंसर है और आपने 10 जगह फिर दिखाया। अगर आप नहीं दिखा पाते तो आप तो मान लेते कि कैंसर है और शायद हथियार भी डाल देते। तो शायद वो जो हमारी पढ़ाई की कमी है उसकी वजह से लोग, डॉक्टर्स भी उतने ओरिएंटेड नहीं हैं। तो इसलिए मैं जब भी कहीं बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए, जिसके पास ऑन्कोलॉजी की डिग्री हो उससे मिलिए, जिसके पास ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग हो उससे मिलिए। मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए एम्फसाइज करती हूँ क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेनिंग है हमारी मेडिकल पाठ्यक्रम की, उसमें अभी आज की डेट में ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। ओके, बिल्कुल मैम। चूँकि किसी लेमैन को बताना हो, लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि कैंसर के कितने टाइप का होता है ना, और स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग जो नहीं करा रहे हैं मान लीजिए, उनको कैसे स्टेज 1 या स्टेज 0 पे कैसे आइडिया लगेगा, क्योंकि सबकी कुछ अलग गतिविधियाँ होंगी। सारे जितने टाइप का कैंसर होता है सबका कुछ अलग अलग सिम्टम्स होंगे, अलग अलग चीज़ें होती होंगी। तो अगर किसी लेमैन को आपको बताना हो, जैसे मुझे आइडिया नहीं है, अगर मुझे आपको बताना हो कि कितने टाइप का कैंसर होता है और इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, तो इनिशियली हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर ऐसा कुछ देखते हैं हम।
देखिए इसमें ना मोटा मोटा अगर मैं कहूँ, बहुत ही बेसिक और जनरल तरीके से अगर मैं बताऊँ, तो 2 तरीके के कैंसर में डिवाइड करते हैं। एक होता है लिक्विड कैंसर, एक होता है सॉलिड कैंसर। लिक्विड कैंसर वो होता है जिसमें कि जिसको हम बोलचाल की भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड से एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो लिक्विड कैंसर के अंतर्गत आ जाती हैं। उसके अलावा जो बॉडी के किसी भी पार्ट का जो भी कैंसर होता है वो सॉलिड कैंसर में। अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिक्विड कैंसर के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं और सॉलिड कैंसर के अलग होते हैं। तो अगर आप सॉलिड कैंसर वाले से कहेंगे कि वो लिक्विड ट्रीटमेंट करें तो वो नहीं कर पाएंगे, और लिक्विड वाले से कहें कि वो सॉलिड का ट्रीटमेंट कर दें तो वो नहीं कर पाएंगे। ये कुछ ऐसा है कि पायलट है बट उसको एक को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, एक को एरोप्लेन उड़ाना आता है, एक को रॉकेट उड़ाना आता है। तो जस्ट बिकॉज वो पायलट है इसका मतलब नहीं है कि वो दोनों में से तीनों में से कुछ भी उड़ा ले जाएंगे। अच्छा, अब जो है जो आप कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई स्क्रीनिंग नहीं करा रहा है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या हैं कैंसर से जिससे कि उसको सतर्क हो जाना चाहिए और एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। बहुत देखिए वैसे तो साइट वाइज हो जाएगा कि जैसे अगर स्तन का कैंसर है तो स्तन से एसोसिएटेड चीज़ें होंगी, अगर खाने की नली का कैंसर है तो उससे एसोसिएटेड होगी। बट जनरल जो अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो उसमें है कि जैसे आपका वेट एकदम से घट रहा है, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं वेट घटाने की, आपने अपना खान पान वही रखा है बट आपका वजन गिरता जा रहा है। आपके शरीर में अनीमिया हो रहा है, खून की कमी हो रही है, आपको कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है बट आपको अनीमिया हो रहा है। उसके बाद कोई भी घाव जो भरे ना, जो हील ना हो, आपने सब कर लिया बट वो हील, जैसे मुंह में छाला है, मुंह में अल्सर है, वो बना हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि लोगों को ये लगता है, सारे पेशेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं मैडम दर्द नहीं था तो इसलिए हम दिखाने नहीं आए। आपको ये समझना पड़ेगा जो कैंसर की गांठ होती है, कैंसर के जो घाव होते हैं वो शुरू में उनमें दर्द नहीं होता है। जब वो बढ़ जाता है, जब वो चीज़ फैल जाती है तब उसमें दर्द होना शुरू होता है। कहीं से भी रिसाव होना, खून जाना मुंह से, नाक से, आपके बच्चेदानी के मुंह के रास्ते से या स्तन से, ये आपको एक शुरुआती संकेत है कि आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए। खाना निगलने में दिक्कत होना, आवाज़ बदलना, खांसी जो ठीक नहीं हो रही है, उसके बाद आपको फीवर आ रहा है जिसको आपको कॉज नहीं समझ में आ रहा हो, आपको कांस्टेंट हेडेक बना रहता हो, आपकी आंख से दिखना बंद हो गया, आपकी आईसाइट ठीक है बट नज़र आपकी कम होती जा रही है, जो आपके चश्मे वाले डॉक्टर हैं वो उसमें कमी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सारे रीजंस हैं जो कि आपको सतर्क करते हैं कि आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें होता है कि जो आपने चीज़ें बताई, कई बार होता है जो घरेलू लोग हैं, घरेलू नुस्खे बहुत चलते हैं, है ना। किसी का कहीं पे पेन हो रहा है या ब्लड नहीं रुक रहा है तो वो घरेलू नुस्खे, कहीं उन्होंने हल्दी लगा दी, कोई लेप लगा दी, तो घरेलू नुस्खे लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए बिल्कुल भी? जो घरेलू नुस्खे आप बता रहे हैं, जैसे हल्दी तो एस्टैब्लिश्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, तो उसका इस्तेमाल जो हमारे पूर्वज करते थे वो गलत नहीं था, बट एक लिमिट तक ही ये नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, नीम हकीम जो इस्तेमाल होते हैं बाबा लोगों का है, मैं ये कहूँगी कि मेरा उसके लिए ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उनकी आयुर्वेद बहुत सक्षम ब्रांच है बट इट्स अ साइंस, और उसी को प्रैक्टिस करना चाहिए जिसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जिसने पढ़ा हो उसके बारे में। हर कोई आयुर्वेद शुरू नहीं कर सकता। और जो भस्म ऐड होती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, सो कॉल आयुर्वेदिक मेडिसिन में, उससे क्या हो रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जा रहा है, बोन मैरो डिप्रेशन हो जा रहा है, लिवर टॉक्सिसिटी हो जा रही है, किडनी टॉक्सिसिटी हो जा रही है। तो वो कैंसर तो नहीं रोक पाते हैं, और क्या होता है कि हम मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कर देते हैं तो ना हम कीमोथेरेपी पेशेंट को दे पाते हैं ना रेडियोथेरेपी, और जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है उसका इतना एडवांस स्टेज हो जाता है कि वो किसी भी इलाज के लायक नहीं रह जाते। तो मेरे हिसाब से एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, और ये सब ट्रीटमेंट्स में भी आप साइड में करें कि जैसे आपने हल्दी का दूध पीने की बात करी और ये सब बात है, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है एक ऑन्कोलॉजिस्ट के उसमें ही होना चाहिए। ओके। कई बार क्या होता है, किसी फैमिली में डायग्नोस हुआ किसी को कैंसर है, तो एक सबसे जो बड़ी चीज़ एक पूरी फैमिली पे, रिलेटिव्स पे, जो आसपास लोग रह रहे होते हैं, वो मेंटली कहीं ना कहीं वीक होने लगते हैं ना, कमज़ोर पड़ने लगते हैं।
उस समय पे जो उनकी सराउंडिंग है, 2 चीज़ें हैं बेसिकली, लोगों के अंदर गलतफहमी रहती है, ये मे बी जो Tier 2 Tier 1 सिटीज़ हैं उस पर नहीं है कि कहीं ये रोग छूने से तो नहीं फैलता है, तो उसके लिए अगर आप कुछ बोल देंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग वॉइस होगी। दूसरा, मेंटली कैसे तैयार रहे हैं ये लोग, ये सभी के लिए, किसी भी सिटी में, किसी भी एरिया में लोग रह रहे हैं, क्योंकि मेंटली सबसे ज़्यादा हार्म करता है। किसी को नहीं भी है, मेरे घर में किसी को हो गया है तो वो पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने लगती है। देखिए, एक तो ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। तो ये छूने से, साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से, एक कमरे में रहने से एक दूसरे को नहीं होगा। हमारे पास ये आता है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ओपीडी में भी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, रिलेटिव पूछते हैं कि अब हमारी माँ को कैंसर हो गया है तो क्या हम बच्चों को अपने उस घर में रख सकते हैं। तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इन्फेक्शन का वो नहीं है। दूसरा जो है, ये डिजीज़ केवल 10% केसेस में जेनेटिक होती है। बाकी सब जो है वो म्यूटेशन और आपकी लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है। तो आपका जो एनवायरनमेंट है, एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस हैं, उनसे अफेक्टेड है। तो आप 10% मात्र हैं जो कि आपका जेनेटिक होता है। फिर रहा मनोबल की बात, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मनोबल टूटता है लोगों का। और मैंने ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिनने अगर अपने घर में किसी को खोया है कैंसर से, तो वो अपने लिए भी बहुत डरे रहती हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना टेस्ट कराती हैं, उनको ये डर लगता है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, है ना। या कैंसर से अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया और वो ठीक हो गया, उसके बाद भी वो बहुत डरे रहते हैं कि कभी वापस आ जाएगा। हाँ, कैंसर वापस आता है, बट इसको कुछ लोगों में आता है, सब में नहीं आता है वापस, ठीक है। तो उसको डर के उसके संग नहीं रहा जा सकता। आपको उसके लिए, देखिए, ऐसे तो सड़क पर चलते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं बैठे बैठे, कुछ पता नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही अनफोर्सीन सिचुएशंस होती हैं, बट आपको उससे डर के नहीं रहना है, उससे लड़ना है और जीतते भी हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर दिया आपने कि जेनेटिक कितने लोगों में वापस आता है या रिपीट कितने लोगों में हो सकता है। किसी को एक बार कैंसर हुआ तो क्या दोबारा होने के चांसेस हैं, ऑलमोस्ट आपने कवर कर दिया। लेकिन अभी भी अगर मान लीजिए किसी को कैंसर के सिम्टम्स पता चल चुके, कैंसर है, डॉक्टर्स का अप्रोच या हॉस्पिटल्स का अप्रोच क्या होना चाहिए? किस तरीके से वो जाए, एक जगह गया क्या दूसरी जगह भी जाना ज़रूरी है, या राइट ऑप्शंस क्या हैं अगर हम केवल इंडिया की बात करें? अभी देखिए, केवल इंडिया की बात करें क्या, हम कह रहे हैं कि सब कुछ इंडिया में है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपका रीज़न कुछ और होना चाहिए, ये नहीं कि ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें। ऑन्कोलॉजिस्ट माने वो कैंसर के डॉक्टर जिनको ट्रेनिंग या डिग्री हो कैंसर में। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि हमारे MBBS के पाठ्यक्रम में ऑन्कोलॉजी उतने अच्छे से कवर नहीं हो रही है ना, तो कई सी चीज़ें मिस हो जाती हैं डॉक्टरों से। अच्छा, जो पेशेंट है, अब यहाँ पे ना गूगल डॉक्टर का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है, तो वो एटलीस्ट मैं अपनी फील्ड में कहूँगी कि बहुत गलत है, बहुत घातक है। उससे क्या होता है कि अगर वो पेशेंट पढ़ लेता है कि 0.1% पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो हर अपने बॉडी में होने वाले साइड इफ़ेक्ट को उससे रिलेट कर लेता है, चाहे आपके ट्रीटमेंट का उससे कुछ लेना देना हो चाहे ना हो। दूसरा, वो अलग अलग ट्रीटमेंट, जो ट्रायल के भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेता है, वो काफ़ी मिसगाइड हो जाता है। तो गूगल से बचिए। आप जब प्लेन में बैठते हैं तो आप कैसे प्लेन उड़ाना नहीं सीखते ना, आप पायलट पे ट्रस्ट करते हैं, right. बैठ जाते हैं। मैं यहाँ पे आई तो मैंने अपने ड्राइवर पे छोड़ रखा था कि वो मुझे यहाँ लेके आए। तो ऐसे ही आपको डॉक्टर पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आई एम सैड टू से कि एक सेलिब्रिटी ने डॉक्टर्स को बहुत टेंटेड इमेज प्रस्तुत कर दी अपने एक एपिसोड में। हर प्रोफेशन में बुरे लोग हैं, किस प्रोफेशन में नहीं है, और उतने ही % लोग डॉक्टरी में भी बुरे हैं। आज भी मैं कहती हूँ ज़्यादातर डॉक्टर्स अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे जो कैंसर से एसोसिएटेड हैं वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत सोचते हैं। आपका परिवार में एक कैंसर का पेशेंट होता है, हमारा तो परिवार ही कैंसर के पेशेंट्स का है। तो आप सोचिए कि हम कितना सोचते हैं अपने मरीजों के बारे में। हम उनके संग रोते हैं, उनकी डिजीज़ का फेलियर होना हम अपना पर्सनल फेलियर लेके मानते हैं। और आपको मैं बता रही हूँ कि इस संसार में एक ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर वो कैंसर का ट्रीटमेंट
निकल आता है और वो अपने पेशेंट्स को ठीक कर ले जाता है, वो हमारे लिए एक पर्सनल अचीवमेंट होता है। तो ये जो डॉक्टर शॉपिंग है, एक डॉक्टर से मिलिए, हद से हद सेकंड एक ओपिनियन लीजिए। मेरे पास लोग आते हैं, इस फला डॉक्टर ने ये बताया, दूसरे डॉक्टर ने ये बताया, वो ऐसे गट्ठर लेके आते हैं। आप विश्वास नहीं रखेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट बेकार है। हाँ राइट। डॉक्टर का वो ओहदा वही है कि आप एक गॉड का रेप्लिका माना जाता है धरती पे, कि किसी की जान बचाना, उसमें ट्रस्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपको काउंटर करूँगी, हम लोग भगवान नहीं हैं। हाँ ठीक है, हम बस वो इंसान हैं जिसने उस बीमारी के बारे में पढ़ा है, हाँ, और अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उसका भरपूर यूज़ करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में। आपको भगवान भगवान है। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाइए या आपका जब इलाज चल रहा हो, आप भगवान से बस इतना मनाइए कि हमारे डॉक्टर को बुद्धि सही दीजिए, क्योंकि हम महज जरिया है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हम वी आर जस्ट अ मीन्स। हमने उसके बारे में पढ़ा है, हम वही इंसान हैं। हम भगवान नहीं, हम दानव नहीं हैं। अगर आपका इलाज फेल होता है तो हम दानव नहीं हैं। हम वही कर रहे हैं जो हमको पढ़ाया गया है, जो हमने किताबों में पढ़ा है। कुछ लोगों में वो सक्सेसफुल होता है, कुछ आदमी नहीं हो पाता है। तो आप भगवान से बस ये मनाइए कि आपकी डॉक्टर को बुद्धि वो अच्छी दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप डॉक्टर एक जरिया होते हैं। और मैं अपना वाक्य उसको थोड़ा ठीक करता हूँ कि जो भी बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, भगवान से हम यही मनाएंगे कि डॉक्टर्स जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस्ड होके उस नॉलेज का यूज, चूँकि किसी और पे करना है, किसी और इंसान पे करना है, तो उसको सही से करें। मैम आपका, चूँकि हम अभी बात कर रहे थे इसके पहले, इम्पॉर्टेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन है कि केवल कैंसर नहीं, सभी बीमारियों के जो इर्द गिर्द का एक नॉलेज बेस है, एक इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों तक सही से पहुँचे, है ना। आपके क्या प्रयास हैं कि चूँकि आपका एक्सपर्टीज एक कैंसर है, तो इसका नॉलेज बेस अगर एक लेमैन तक, एक गांव के आदमी तक, लोगों तक पहुंचाना है, या कोई और प्रयास जो आप प्लान कर रहे हैं लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, जागरूकता इस बीमारी के इर्द गिर्द जो पहुंचनी चाहिए लोगों तक, उसको पहुंचाने के लिए? देखिए अंकुर जी, मैं अभी सिंगल पर्सन आमी हूँ। अपने एक सिंगल पर्सन के राइट्स और एफर्ट्स के नाते मैं जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, और आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा होगा, मैं रोज़ एक मिथ को बस्ट कर रही हूँ कि कैंसर से एसोसिएटेड जितनी भी लोगों को भ्रामक नॉलेज है उसको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे ऑलमोस्ट एवरी संडे मैं कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंप लगा रही होती हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट एजेंडा है वो एक कैंसर स्क्रीनिंग वैन बनाने का है। अब होता क्या है कि महिलाओं या इवन पुरुषों को, कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि बीमार हुए तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, बट स्क्रीनिंग, मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि हेल्दी आदमी क्यों अस्पताल जाए, एक डॉक्टर के पास क्यों जाए। ये आप खुद भी सोचिए तो उनको लॉजिक नहीं समझ में आता, या वो सोचते हैं करेंगे, कभी करेंगे, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग स्क्रीनिंग के लिए अस्पताल ना आए, स्क्रीनिंग की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो लोगों तक पहुँचें। और इसके लिए, क्योंकि मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड में ये शुरू करना चाह रही हूँ। हमारे एमपी साहब हैं अनुराग जी, उनसे हमने बात भी की है कि हम वैन बनाएं जिसमें कि सारी स्क्रीनिंग की सुविधाएं अवेलेबल हों, और उसको ले जाके हम पंचायतों से बात करके हफ्ते में एक दिन हम कोई गांव चुन लें और वहाँ पे अपने यहाँ के लोगों की स्क्रीनिंग करें। अच्छा, उसी के साथ मैं जैसे ये अवेयरनेस, जैसे आपने मुझसे सिम्टम्स पूछे थे, तो जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए, है ना, एक प्रोजेक्टर के थ्रू लोगों को वो सब बताएं, लोगों को फोटोग्राफ दिखा के बताएं कि ऐसा दिखे तो आपको डॉक्टर से मिलना है। दूसरा, जो कैंसर वैक्सीन्स आ गई हैं उसके बारे में लोगों को बताएं, और जितना हो सके अपनी जो लड़कियां हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं उनको वैक्सीनेट करें। फिर जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं कैंसर से, वो अस्पताल नहीं आना चाहते,
अपनी जांच के लिए, अपने फॉलोअप के लिए, उनको भी हम उस वैन से, जो डॉक्टर है वो फॉलोअप में उन पेशेंट्स को वहीं उनके गांव में ही देख ले। तो एक वैन से हम बहुत सारा पॉपुलेशन कवर कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो कैंसर सेंटर्स में, हमारे यहाँ हम लोग को रिसोर्स की कमी है, जो कैंसर सेंटर्स में भीड़ होती है वो भी बहुत कम हो जाएगा। पेशेंट्स और लोगों के ऊपर, जो डॉक्टर्स के ऊपर लोड है वो कम हो जाएगा। इसमें मैं चाह रही हूँ कि जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनको मैं ट्रेन करूँ, क्योंकि आप अगर देखिए ना, जो महिलाएं होती हैं वो अपनी आशा वर्कर से ज़्यादा घुली मिली होती हैं। वो एक डॉक्टर को अपने नहीं वो बातें बता पाती जो वो आशा वर्कर्स को बता पाएंगी। तो उनको, आशा वर्कर्स को अगर पता हो कि ये सिम्टम अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है, अगर वो ट्रेंड हो तो शायद हम डिजीज़ को जल्दी पकड़ ले जाएंगे। तो ये मेरी सोच है, देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बड़ा आसान हो जाएगा वो पाथ और एक नॉलेज उन लोगों तक पहुंचाना जो काफ़ी दूर बैठे हैं और कहीं से भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, बट वो बहुत लोग हैं सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे इनपुट्स इस बातचीत में मिले। चूँकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या आप कविताएँ पढ़ते हैं, किस तरीके के, अगर लिटरेचर का आपका इंटरेस्ट है, लिटरेचर में किस तरीके के राइटर्स को पढ़ते हैं आप? देखिए, मैं जिसको आप कहेंगे कि कोर कवि और कविशाला वाली इंसान नहीं हूँ शायद, क्योंकि मैं साइंस में चली गई और मेडिसिन में चली गई। बट हाँ, मैं लिखती ज़रूर हूँ। हाँ। जब कोई बात मेरे को टच कर जाती है, मेरे दिल को टच कर जाती है, तो मैं लिखती हूँ। और वो बहुत कुछ सर्कमस्टेंशियल होता है। हाँ। कोई चीज़ खटक गई, क्योंकि मैं काफ़ी भावुक इंसान हूँ। हाँ। तो भावुकता जो है वो आपके अंदर के कवि को जगाती है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें मैं फिर लिखती हूँ। बिल्कुल, आपसे कभी बातचीत होगी तो कभी हम सुनेंगे अलग से कविशाला पे आपकी कविताएं जो भी आपने लिखी हैं, और अगर अभी भी हैं तो अभी भी हम सुन सकते हैं अगर कुछ है आपके पास। नहीं, वो उसके लिए दूसरी। बिल्कुल डन है। तो उसके लिए हम कोई नेक्स्ट सेशन रखेंगे, उसमें कविताएं आपसे सुनेंगे और लिटरेचर पे पूरी बात करेंगे। मैम, आखिरी में आप कुछ और इन्फॉर्मेशन हो सकता है इस बातचीत में जो मिस रह गई हो और आपको लगता है कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो साझा कर पाएँ, और किन 2 लोगों को आप रिकमेंड करेंगे कि कविशाला का जो बिग जर्नी सेगमेंट है इससे आप उनको सुनना चाहें? ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है भाई। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग जो इंडियन कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो इंडिया में जिनका ट्रीटमेंट हुआ है, उन लोगों की जर्नी को आप लोगों के सामने सक्सेस स्टोरीज लेके आएँ। क्योंकि कैंसर को हम लोग एसोसिएट करते हैं टीयर्स से, है ना, हम लोग डेथ से, फेलियर से एसोसिएट करते हैं इंडिया में, तबाही से एसोसिएट करते हैं। तो हम, जो लोगों ने इंडिया में, बड़े बड़े लोग हैं जिनने बाहर ट्रीटमेंट लिया और वो सक्सेस स्टोरीज है, बट हम चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में, जैसे महिमा चौधरी का मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगा था। उनने बहुत वोकल हुई थी वो, कि उनकी बीमारी पकड़ी गई, इंडिया में उन्होंने ट्रीटमेंट कराया और वो ठीक है। तो हमें ऐसे शायद लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इसका ट्रीटमेंट इंडिया में भी पॉसिबल है और लोग ठीक होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को सुनना चाहूँगी आपके द्वारा। बिल्कुल मैम, प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को हम यहाँ पे लेके आ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई, और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस बातचीत को सुनेंगे, जो भी भ्रम है या भय है लोगों के अंदर की, वो दूर होंगे, और अपफ्रंट आके कि जो भी चीज़ें फेस कर रहे हैं वो डॉक्टर से सजेशंस लेंगे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे जाके, और उसमें वोकल होकर बोलेंगे कि हाँ अगर ये तो उसका सॉल्यूशन की तरफ काम करेंगे, ना कि भ्रम और भ्रम में बैठ जाना। भ्रम और भय, और लोगों को ये लगता है कि कैंसर एक टैबू है, मैंने उनने कोई गलत काम किया या उनके पुराने जन्म का कोई पाप है जो निकल के, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर एक बीमारी है जो किसी को भी बाकी बीमारियों की तरह हो सकती है। जैसे बाकी बीमारियों के लिए हम डॉक्टरों से मिलते हैं, वैसे ही इसके लिए भी हमें डॉक्टर से मिलना है। बिल्कुल, ठीक है। तो जितनी अर्ली स्टेज में आप मिलेंगे उतना आपका क्योर होने का, ठीक होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।